नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर। हाल ही में एक न्यूज़ आती है, रशिया और ईरान ने राश्त और अस्तारा रेलवे का जो कॉरिडोर है उसके लिए एक डील साइन की है, जो कि पार्ट होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। अब हम बात करेंगे क्या है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, क्या इसके बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ग्लोबल बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये कनेक्ट करता है और क्या इश्यूज़ हैं प्रेजेंटली इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं राश्त और आस्त्रा। ये यहाँ पर जगह है आस्त्रा, जो कि अजरबैजान में है और ये कैस्पियन सी के किनारे पर लोकेटेड है। और दूसरा आपका राश्त, ये आपका ईरान में लोकेटेड है। तो इस रेल लिंक का जो बेनिफिट होगा, बेसिकली कैस्पियन सी से जो ट्रांसफ़र है रशिया तक, जो रूट है ट्रेड का, वो काफ़ी कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी इस रेल लिंक के वजह से। अब इस रेल लिंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। 162 किलोमीटर का ये रेलवे लिंक है। ये राश्त जो कि ईरान में लोकेटेड है और आस्त्रा जो कि अजरबैजान में लोकेटेड है, और बिल्कुल ये अजरबैजान के बॉर्डर पर ही है। अजरबैजान में लोकेटेड है और उसकी बॉर्डर पर ही है, जो रशिया से काफ़ी क्लोज है। तो इस लिंक को, इसके लिए डील साइन हुआ है और इस लिंक के वजह से कम 4 दिन का ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। यानी कि पूरे जो ट्रैवलिंग इस रूट पे जो होती है ट्रेड में, तो कार्गोज का 4 दिन का टाइम सेव होगा इस रेल लिंक के आने की वजह से। अब नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की अगर बात की जाए, तो ओवरऑल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे जो कार्गो की मूवमेंट्स होती हैं, उस कार्गो की मूवमेंट में काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये रेल लिंक, राश्त आस्तारा रेलवे लिंक। और जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो टाउन है आस्तारा, जहाँ पे ये अजरबैजान में जो इसकी लोकेशन है, कैस्पियन सी के जो पोर्ट्स हैं, स्पेशली हम रशियन पोर्ट्स की बात करेंगे, तो उन पोर्ट्स के साथ में कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी यहाँ तक रेलवे लिंक आने से। इसी के साथ में एक और जो चीज़ इसकी बेनिफिट होगी, बाल्टिक सी के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से, और जो ईरान के इंडियन ओशन में पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स की कनेक्टिविटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी इस रेलवे लिंक की वजह से। आइए आगे बढ़ते हैं और INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब मल्टी मोड ट्रांसिट क्या होता है? बेसिकली इसमें रेल, एयर एंड सी रूट्स तीनों से कनेक्टिविटी होती है। जो भी आपका कार्गो की मूवमेंट होती है वो वाया रेल, वाया एयर एंड वाया सी, तीनों रूट से होती है। और स्पेशली अगर INSTC की बात करें तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। अब इसे इंडिया, ईरान और रशिया ने सितंबर 2000 में लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को, और इसका सोल पर्पस जो था वो था टू प्रमोट द ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन। ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन बेसिकली जो भी कार्गोज की मूवमेंट होती है और जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसे फैसिलिटेट करना मेन मोटिव था इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। अब हालांकि इसे शुरू तो ईरान, इंडिया और रशिया ने किया था, लेकिन उसके बाद से जो मेंबरशिप की एक्सपेंशन है उसमें आते हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस एंड ओमान। और हाल फिलहाल में बुल्गारिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह एक रखा गया है। अब इसके रूट्स की बात कर लेते हैं हम। इसमें बेसिकली 3 रूट्स हैं। हम सिर्फ सेंट्रल कॉरिडोर को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल कॉरिडोर आपका JNPT मुंबई से स्टार्ट होता है, बंदर अब्बास जो कि ईरान में है, यहाँ से होते हुए कैस्पियन सी से होते हुए आस्ट्रखान तक आता है। ये आपका जो है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल कॉरिडोर। और इसके बाकी जो 2 रूट्स हैं, सेंट्रल हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है वेस्टर्न कॉरिडोर, तीसरा है ईस्टर्न कॉरिडोर। अब अगर हम ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो ईस्टर्न कॉरिडोर इसका रशिया को कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाया तुर्कमेनिस्तान, इंडिया को लिंक करता है। और अगर वेस्टर्न कॉरिडोर की बात की जाए तो ये जो रेल लिंक हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अस्टारा टू JNPT,
अस्टारा आपका समथिंग यहाँ पर है अजरबैजान में, यहाँ से रेल लिंक से वाया ईरान और इंडिया। ये आपका हो गया वेस्टर्न कॉरिडोर। तो ये हमने तीनों रूट डिस्कस कर लिए इसके। अब इसके हम बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है ऑल्टरनेटिव रूट। ये जो कॉरिडोर है ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड और कार्गो मूवमेंट के लिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये है हमारा इंडिया, और इंडिया से अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए, ईरान की कनेक्टिविटी के लिए और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए ये रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कहीं पे पाकिस्तान है और हमारी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी हैम्पर होती है पाकिस्तान एज वेल एज चाइना के वजह से। तो हमें एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट मिल जाएगा जो हमें डायरेक्टली वाया ईरान, सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान से कनेक्ट कर देगा। दूसरा, सेंट्रल एशिया में काफ़ी इंक्लूडिंग ईरान काफ़ी अच्छे खासे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, तो उसके लिए भी हमें एक क्रूड ऑयल सोर्स मिल जाएगा। और हाल ही में हमने देखा था कि चाइना और पाकिस्तान मिलके सीपेक को डेवलप कर रहे हैं। सीपेक जो है आपके यहाँ कहीं अरेबियन सी में कनेक्ट होता है जाके, और चाइनीज़ स्टेट ऑफ शिनजियांग वहाँ पे कहीं ख़त्म होता है वो, जिसमें काराकोरम हाईवे भी आता है आपका। अब सीपेक की जो शुरुआत होती है वो यहाँ कहीं ग्वादर पोर्ट से होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना में ये शिनजियांग रीजन में जाके मिल जाता है। ये इसका एंड है सीपेक का। अब सीपेक के वजह से चाइना की जो डिपेंडेंसी है फ्रॉम लाइक बे ऑफ बंगाल और वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये कम हो जाएगी, और चाइना क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जैसा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, चाइनीज़ लाइक एग्रेशन हमेशा देखने को मिलता होता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में, इंडिया के साथ में भी कई बार मसल फ्लेक्सिंग देखने को मिलता है। तो इस केस में वी ऑल नो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे सिर्फ डिपेंडेंट रहना अपने क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए चाइना के लिए भी, चाइनीज़ लाइक जियोपॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है कि सिर्फ एक ही रूट पे डिपेंडेंट रहा जाए क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट डेवलप किया है चाइना ने यहाँ से वाया ग्वादर पोर्ट विच इज़ सीपेक, और इस ऑल्टरनेटिव रूट का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट, हालांकि यूज़ तो अदर पर्पज़ के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी किया जाएगा, बट बेसिकली क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए इसकी ज़्यादा रिलेवेंस है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान मिलकर सीपेक को भी डेवलप कर रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान वाया पाकिस्तान हमें काफ़ी दिक्कतें होती थी अफ़गानिस्तान के साथ में ट्रेड करने में, एंड अफ़गानिस्तान एक काफ़ी अच्छा ट्रेड पार्टनर रहा इंडिया का, तो एक नए रूट की हमें बहुत पहले से ज़रूरत थी। और ये जो INSTC है इसने अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्प की है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भी इंडिया की कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव होगी। तो ये हमने देखा कि ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है। अब ट्रेड रूट प्रोवाइड करने के साथ साथ रिड्यूसिंग टाइम एंड फ्राइट कॉस्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से, अगर यहाँ देखा जाए रेड सी, अगर आप यहाँ देखेंगे वाया रेड सी, तो वाया मुंबई, वाया रेड सी, वाया सुएज कनाल कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, फ्लाइट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लाइट का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड में अगर फ्लाइट कॉस्ट एज वेल एज टाइम बहुत ज़्यादा है तो ऑलरेडी लाइक जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करने के लिए। जो स्टैंडर्ड रूट था, स्टैंडर्ड रूट वाया सुएज कनाल, और स्पेसिफिकली अगर रशिया की बात करेंगे तो वो यहाँ से कहीं बाल्टिक सी से आके और सेंट पीटर्सबर्ग में मिलता था। तो अब रशिया के साथ भी अगर हमें ट्रेड करना होता था तो इतना ज़्यादा हमें फ्लाइट का जो कॉस्ट एज वेल एज टाइम, ऑब्वियसली जब इतना लंबा रूट होगा तो फ्लाइट का कॉस्ट और टाइम दोनों ही ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये वाया ईरान, वाया कैस्पियन सी, ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और ये कम हुआ तो फ्लाइट का कॉस्ट और फ्लाइट का जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम, कार्गो की जो मूवमेंट है उसका, वो ऑब्वियसली कम तो हो गई ना। आइए अब तीसरे बेनिफिट पे बात कर लेते हैं। तीसरा बेनिफिट है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ईरान, इंडिया डेवलप कर रहा है इसे। अब इंडिया के जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, उसमें चाबहार पोर्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। रीज़न बीइंग
ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पार्ट है। दूसरी चीज़ कि चाबहार पोर्ट सदर्न ईरान में लोकेटेड है, यहाँ कहीं। और ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिच है, यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा मिलता है ईरान में। इसके बाद एक और बेनिफिट है कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी इससे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम कहें तो, कि इंडिया ने इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया। तीसरे सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ऑल्टरनेटिव टू सुएज कनाल। ऑब्वियसली वाया सुएज कनाल हमने देखा कि कितना बड़ा ट्रैवलिंग रूट था, कितना ज़्यादा टाइम लगता था, और ट्रैवलिंग कॉस्ट, कार्गो मूवमेंट की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। बट अब हमें ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा तो हमारा टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा और फ्लाइट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात, सेंट्रल एशियन एज वेल एज रशिया के साथ में ट्रेड करने के लिए इंडिया टोटली सुएज कनाल पर डिपेंडेंट था, टोटली। जैसा कि हमने बात की थी, यहाँ पे टोटल डिपेंडेंट होना वो अपने आप में एक रिस्क वाली बात हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स में आए दिन फेरबदल होते रहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स आते हैं उनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग होती हैं। तो सिर्फ किसी एक रूट पे अपने पूरे ट्रेड के लिए, जो कि सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ में होता है, वो सिर्फ एक रूट पे डिपेंडेंट रहना एक्चुअल में ज़्यादा रिस्की है। तो ये भी एक रीज़न था कि ऑल्टरनेटिव रूट टू सुएज कैनाल ढूंढना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी होगी, वो है पायरेसी की। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कहीं पर है सोमालिया और यहाँ कहीं पर है यमन, और ये जो स्टैंडर्ड रूट फॉलो होता था, जो कनेक्टिविटी थी रशिया के लिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे सोमालिया में पायरेसी का बहुत ज़्यादा इशू था। हालांकि इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी पायरेसी यहाँ पर अभी भी है। दूसरा, यमन इस समय काफ़ी पॉलिटिकली अनस्टेबल है, तो ये एक रिस्की रूट वैसे भी था। ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड के जो रिस्क थे काफ़ी हाई थे, कार्गो मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि इंडियन नेवी के सपोर्ट के बाद ही कार्गो मूवमेंट हो पाती थी पॉसिबल, जो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्गोज आते हैं। तो इसीलिए भी ज़रूरी था कि सुएज कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाला जाए, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। इसके बाद पोटेंशियल टू कनेक्ट बाल्टिक। अब बाल्टिक रीजन को ऑलरेडी अगर देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड रूट है वहाँ पे कनेक्टिविटी है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम और कॉस्ट समझ सकते हैं। ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक रीजन के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में आप देखेंगे तो बाल्टिक के साथ में कनेक्टिविटी तो फिर भी है, सेंट पीटर्सबर्ग तक कनेक्ट कर पा रहे हैं इस वाले रूट से। तो बाल्टिक रीजन तक हमारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम, कार्गोज का एज वेल एज कॉस्ट दोनों ही कम हो रहा है। इसके बाद लास्टली सप्लाई चेन्स की इम्प्रूवमेंट। अब ये इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों की वहाँ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या होती नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम टेक्सटाइल ले लें तो जो कॉटन टेक्सटाइल है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है ही नहीं। तो ये भी एक हमें बेनिफिट मिल सकता है कि सप्लाई चेन्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगी और हमें कनेक्टिविटी स्पेशली सेंट्रल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ तक की एक्सेस मिल जाती है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये हमने इसके बेनिफिट्स देख लिए। अब हम इसके चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं और किसी भी तरह की फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब इसके अगर हम रीज़न की बात करें तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स ने 2018 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और ये सैंक्शंस क्यों लगाए गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन है, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब करना, तो ये ट्रीटी बहुत अच्छे से ईरान फॉलो नहीं कर रहा था। ईरान के पास में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान मिसाइल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा था, न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा था और इस ट्रीटी को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा था। इसीलिए 2018 में 2018 में यूएस ने
यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दिए थे। हालांकि अभी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज और भी बाकी हैं जो अभी भी ईरान के साथ में थोड़ा ट्रेड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाए ये इतने ज़्यादा हार्श थे कि ईरानियन इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो सैंक्शंस हैं ये इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस या फंडिंग देने से रोक देते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी बात, इन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ये भी लगता है कि काफ़ी जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड फॉर द सैंक्शंस। शायद एक सेकेंडरी सैंक्शन फिर से लग सकता है जो बाकी कंट्रीज़ हो सकता है ऑप्ट कर लें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन्हें किसी भी तरह की फंडिंग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिल रही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारी कंट्रीज़ और काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ का फ़ायदा होगा। स्पेसिफिकली अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि फाइनेंसिंग, प्रॉपर फाइनेंसिंग इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए और जितने भी यहाँ पे ज़रूरी लिंक्स हैं उन्हें जल्द से जल्द फिनिश कर दिया जाए, जिससे कि इस प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स हैं वो देखने को मिले और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो जल्द से जल्द रीप किए जा सकें। इसके बाद क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ का फ़ायदा है तो यहाँ पे सख्त कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंट्री शुड बी हाईली कोऑपरेटिव टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है और इसमें सभी का फ़ायदा है। इसके बाद पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। अब अगर लीडर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे इस प्रोजेक्ट में तो किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब सेकंड चैलेंज की अगर हम यहाँ बात करें तो फंडिंग बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। रीज़न बीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है इस पर्टिकुलर रीजन में। अगर हम बात करेंगे ईरान में भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, इराक में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, सीरिया में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो फंड आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अनस्टेबिलिटी के कारण से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके और उन्हें अगर इस लूप में लाया जा सके इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। इसके बाद इंफॉर्मेशनल कनेक्टिविटी, ये पता होना चाहिए कि जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड होता है वो वाया सुएज कैनाल ही होता है और जो एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो पाता है, बहुत बड़े वॉल्यूम्स में नहीं हो पाता है। कुछ लिमिटेशंस हैं सुएज कैनाल की भी अपनी, बहुत लिमिटेड शिप्स अलाउड है पर डे में, बहुत ज़्यादा शिप्स नहीं जा पाते हैं, छोटा ही कैनाल है वो, विड्थ जो है उसकी वो कम है, ये एक बड़ा लिमिटेशन है सुएज कैनाल का। तो सभी को पता होना चाहिए इंफॉर्मेशनल कनेक्टिविटी एज इन कि सारी कंट्रीज़ को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सुएज कैनाल पे डिपेंड होकर रहना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, रादर एक ऑल्टरनेटिव वे होना चाहिए जिसे सब यूज़ करें, जिसमें सबका बेनिफिट हो। एंड लास्टली कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल पार्क या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये इस तरीके के अगर प्रोविजंस सारे मेंबर कंट्रीज़ लेकर आते हैं तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी अच्छे से प्रोडक्शन होगा चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से की जा सकेगी। और जो भी मेंबर कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एज एन एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंडिया ले लें तो फार्मा सेक्टर इंडिया की स्ट्रेंथ है, स्पेशली अगर बात करें हम जेनरिक मेडिसिन की तो जो भी मेंबर कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ है, सब लोग अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करेंगे और कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो एक दूसरे की जो भी इकोनॉमिक नीड्स हैं वो पूरी की जा सकेंगी। तो ये हमने बात की इसके वे फॉरवर्ड पर और ये हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, उसके बेनिफिट्स देखे, इंडिया को लेकर के उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमने वो देखा, क्या इसमें फ़िलहाल कुछ चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस किए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।